हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 19 जल यानी कि पानी या वाटर। और उसका फार्मूला क्या होता है? H2O आपको मालूम है, ठीक है। 2 अणु आपके हाइड्रोजन के और 1 अणु आपके ऑक्सीजन के, यानी 2:1 रेशियो में अगर बात करते हैं तो 2:1 रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? जल बनता है, जिसको हम बोलते हैं पानी या वाटर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे बनेंगे इस चैप्टर के, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जीवन के लिए भी, साथ ही साथ आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखें। जैसा कि आपको मालूम होगा, पहला प्रश्न आपका होता है बहुविकल्पी वाला, यानी कि इसमें से एक प्रश्न दिए होंगे जिसके 4 आंसर होंगे, जिसमें से एक ही आंसर सही होगा, और सही आंसर के सामने हमें सही का निशान लगाना होता है। तो पहला प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो आपको मालूम होता है घनत्व की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं जो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचता है तो वहाँ पर हमारा जो घनत्व होता है उस टाइम बहुत सबसे अधिक होता है। फिर ये धीरे धीरे बर्फ़ में चेंज होने लगता है। उसके बाद आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद हमारा जो पानी होता है वो किस पे? बर्फ़ में चेंज हो जाता है, नहीं बर्फ़ जमने लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन जल के साथ तेज़ी से क्रिया करता है? तो हम बात करते हैं सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, लोहे की। तो लोहा तो बहुत धीरे धीरे क्रिया करता है, क्योंकि इसमें जो रच्छी परत चल जाती है, जो जंग लग जाता है, थोड़ा सा पानी की वजह से ही होता है, जल की वजह से वो लगता है, लेकिन बहुत टाइम में लगता है। मैग्नीशियम से होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं करते जितने कि सोडियम को हम क्या करते हैं, हमारा इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, इसको पता होगा आपको, Na होता है सोडियम। और ये इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर मिट्टी के तेल में ना रखें, अगर हम इसे खोलते खुले वातावरण में रख दें या पानी में डाल दें तो क्या होगा? जल जाएगी तुरंत, बहुत तेज़ क्रिया करती है। पानी में इसके टुकड़े को डाल देंगे तो उसमें आग लगा देती है, आग जल जाती है। या अगर हम खुले स्थान में रख देते तब भी इसमें आग लग जाता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। और एक इसकी और एक खासियत होती है, ये धातु हमारा होता है और इसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम हमारा धातु है, पहली बात तो इसको ध्यान में रखना है, धातु है, ठीक है। और इसको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे पनीर के टुकड़े काटते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम काट सकते हैं। तीसरा यह है, इसको हम मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं, क्योंकि बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिससे कि वह वायु के या पानी के संपर्क में ना आए। अगर उसके संपर्क में आ जाता है तो ये जल जाएगा क्रिया करके। तो इसलिए इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर गा है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? यानी कि यहाँ पे परमानेंट आपका हार्डनेस की बात कर रहा है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है उसके बारे में। तो जो हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं ना, उसके कारण स्थायी आपकी कठोरता होती है। अगर अगर हमारा बाइकार्बोनेट लग जाता है, तो जब मैं यहाँ पे मैग्नीशियम इसमें भी है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम है, पर यहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड है। अगर कैल्शियम के सल्फेट आ जाए और मैग्नीशियम के क्लोराइड आ जाए, या मतलब कि मैग्नीशियम की सल्फेट हो जाए या मैग्नीशियम की क्लोराइड हो जाए, तो ये हमारी स्थायी कठोरता होती है, ठीक है। पर यहीं पे आपके बाई लग जाता है, बाइकार्बोनेट या बाई कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये तो हमारे क्या होते हैं? ये हमारे अस्थायी कठोरता के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो आपको बताना कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर हमसे पूछता स्थायी कठोरता तो आप बताएंगे कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जंग लगने का खाली स्थान है कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं? तो जो जंग लगना था उसको हम बोलते हैं संचारण कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? अभी हमने बता दिया था
कितना होता है हाइड्रोजन और कितना होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे होंगे तो 2 लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 लिख लीजिए। तो 2:1 इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या लिख देंगे, 2:1। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, खाली स्थान था उसमें लिखना था एक प्रमुख विलायक है। तो जल हमारा जो क्या होता है, एक प्रमुख विलायक होता है। विलायक क्या होता है, ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है। विलयन में 3 चीज़ होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक और एक होता है विलेय, ठीक है, 3 चीज़ होते हैं। ये पूरा जो सॉल्यूशन मिला हुआ है ये हमारा कहलाता है विलयन। ये जो सॉल्यूशन में 2 चीज़, मान लीजिए अगर हमने चीनी और पानी का घोल बना दिया तो ये हमारे कहीं ना कहीं दो या 2 से अधिक है वस्तु का जो मिश्रण होता है हमारा विलयन कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक यहाँ पे क्या चीज़ है, हम चीनी ले लिए, पानी ले लिए। यहाँ पे किसकी मात्रा अधिक होने रखेंगे, मान लीजिए शरबत बनाना है तो किसकी मात्रा अधिक रखेंगे, पानी की मात्रा। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है हमारा उसको विलायक कहते हैं। यानी जो जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है, और जो घुलता है यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो वही चीज़ है, जल हमारा क्या होता है, एक प्रमुख विलायक होता है। ये पानी को, ये दूध को भी घोलने का काम करता है, चीनी को, शरबत को, नींबू को, बहुत सी चीज़। इसलिए जल हमारा एक प्रमुख विलायक होता है। प्रश्न नंबर घ, अस्थायी कठोरता है, यानी कि इसको खाली स्थान यहाँ पे है। जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण होती है, हमने ऊपर बता दिया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम लिख लीजिए, गलत लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से आपकी अस्थायी कठोरता होती है, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है। अगर मान लीजिए अस्थायी कठोरता है, यानी कि सोडियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के सल्फेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सोडियम के इसके कैल्शियम के क्लोराइड। अगर इस प्रकार की कोई आपकी स्थायी कठोरता है तो उसको किससे दूर करते हैं, तो जो धावन सोडा होता है उसका इस्तेमाल करके उसको हम स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का यानी क्रॉस का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे पहला कथन बोला गया है, कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो जो उपयोग में लाना चाहिए, तो जो कठोर जल होता है उसको हम पी नहीं पाएंगे। कठोर जल हमारे से आप देखते होंगे समुद्र का जल होता है, या मतलब कि थोड़ा सा हार्डनेस होता है, उसका स्वाद अजीब होता है और उसको आप पी नहीं पाएंगे और उससे बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो जितने भी अधिकांश जो ठोस पदार्थ होते हैं उसकी विलेयता क्या होती है, अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होती है, बढ़ती है। यानी उसकी बिलने यानी घुलने की जो शक्ति होती है क्या करती है, बढ़ती है। कोई चीज़ अगर होता है अगर जल्दी नहीं गलता है, नहीं घुलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं जल्दी घुल जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला है, जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी होता है। तो बिल्कुल सही है। अगर हमारा एकदम पानी शुद्ध है, 100% प्योर है, तो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, वो जाकर के उबलने लगेगा। इसी को हम क्वथनांक बोलते हैं। पर इसमें अगर हम कोई अशुद्धियाँ डाल देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, यानी कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब नहीं उबलेगा। इसका टेम्परेचर अब थोड़ा सा अधिक पे जाकर उबलेगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर हम बताना चाहें तो आपका जो अंडा आप उबालते हैं कभी भी, अब तो अंडे में लोग अक्सर क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। तो नमक डालने का रीज़न क्या होता है कि जब नमक डाला जाता है तो जो इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना उबल करके 110 या 105 डिग्री के आसपास उबलता है, जिससे हमारा अंडा अगर उसी पे उबलने लगा तो हमारा अंडा क्या होता है, बीच में फट जाता है और देखते होंगे वो ख़राब हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अशुद्धियों के तौर पर क्या होता है, नमक होता है। नमक डालते हैं तो इसकी जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा 100 पे अगर हमारा टेम्परेचर अगर मान लीजिए 100 डिग्री पे उबल रहा है, तो क्या होगा, 100 पे ना उबल करके वो 110 पे उबलेगा। तब तक वो अंडा पक चुका होता है और फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर घ, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। बिल्कुल सही है, और इसी से नमक हम बनाते भी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है।
तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वाष्पन की क्रिया है, अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो वाष्पन अधिक होगा, क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन कम होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वह क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसके लिए यहाँ पे गलतता को काटा गया है, यानी कि ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 4, जल की कठोरता का क्या कारण है? स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? तो आपने देखा है जल की कठोरता किसके कारण होती है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। तो यहाँ से जो आपके हैं ये आपके स्थायी कठोरता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक ये आपका जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हमारे अस्थायी कठोरता के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पूछा गया जो हमारा अस्थायी कठोरता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 की एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगर कोई हमारा अगर को कठोर है तो मान लीजिए अगर उसको आप उस पानी को उठा करके कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं तो झाग उत्पन्न नहीं करता है, पर अगर वो शुद्ध पानी होता है तो उसके साथ अगर झाग आप कपड़ा धुलते हैं तो बहुत मात्रा में झाग उत्पन्न होता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा पानी शुद्ध है क्या शुद्ध है। वो डिपेंड करता है कि उसमें झाग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पता चल जाएगा। आप देखते होंगे शुरुआत में कपड़े धुलते होंगे तो आप अक्सर देखते होंगे जब गंदा रहता है तो उसमें झाग नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन एक बार दो बार उसको धुलने के बाद फरसाने के बाद आप देखते होंगे उसमें से फिर दोबारा झाग आने लगता है। जितना कपड़ा साफ हो जाता है उतनी अधिक मात्रा में झाग आना उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये जो कठोरता होती है जब दूर होती जाती है तो झाग अधिक मात्रा में बनने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक रिएक्शन दे करके बताया गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ, तो हमारा निकल के क्या आया 2NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है आपका नमक बन जाता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपका अगला उत्पाद बन जाता है। जिससे क्या होता है कि जो आपका पानी रहता है जो वो क्या होता है जो अस्थायी इस कठोरता होती है वो दूर हो जाती है और आपका वो बगैर साबुन के साथ झाग उत्पन्न करने लगता है। प्रश्न नंबर 5 है, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कुछ ऐसी नदियाँ होती है जाड़े के मौसम में वो उनका जो सतह वाला ऊपर वाला भाग होता है वो जम जाता है, लेकिन उसके अंदर तभी भी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, मछलियाँ कुछ ऐसी होती हैं, सभी मछलियाँ जिंदे रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उत्तर में लिखेंगे जब जाड़े के दिनों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी बर्फ बन के जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से यह पानी की सतह पर तैरने लगती है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती है। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब, झील या नदी की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सतह के नीचे का ताप 0 से अधिक रहता है और पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही कारण है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर जल के अंदर के प्राणी जीवित रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो हमारा बर्फ़ होता है एक हमारे स्वेटर की भांति वर्क करता है, जिससे हम स्वेटर पहनते हैं और हम देखते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बाहर का टेम्परेचर कुछ और आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कुछ और आता है। उसी प्रकार नदियों के लिए जो बर्फ़ होता है बर्फ़ ऊपर जम जाती है, नीचे पानी रहता है।
तो जो बर्फ़ जब जम जाती है स्वेटर की भांति काम करता है। तो जो नीचे वाला टेम्परेचर होता है ये बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर वाला टेम्परेचर अंदर नहीं जाने देता है। तो जो नीचे का टेम्परेचर होता है हो सकता है 0 डिग्री से ज़्यादा ही हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। तो यहाँ का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है और ये पानी के रूप में रहता है, जिससे क्या होता है कि मछलियाँ आराम से जीवित रह सकती हैं और अपनी सांस लेती हैं। सांस कहाँ लेती हैं आपको मालूम होता है। एटलीस्ट 4 ppm की आवश्यकता होती है पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन की। अगर 4 ppm ऑक्सीजन अगर मछलियों को मिलता रहता है तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदा रहेंगी। अगर 4 ppm से अगर किसी पानी में 4 ppm से कम ऑक्सीजन है तो वो मछलियाँ मरने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से वहाँ पे मछलियाँ अपनी बार बार गिल्स से पानी अंदर लेती है और छोड़ती हैं। तो क्या करती है जो उसमें से O2 रहता है उसको निकाल लेती हैं, उससे सांस ले लेती हैं और पानी को पुनः निकाल देती है। इस प्रकार से वो जीवित रहती है। प्रश्न नंबर 6, जल संरक्षण से होने वाले लाभ बताइए। मान लीजिए कोई आप संरक्षण कर लीजिए, जल का संरक्षण कर रहे हैं तो क्या क्या लाभ इससे हो सकता है और यह जरूरी है कि आप लोग जल का संरक्षण जरूर करें। उत्तर में लिखेंगे जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। ठीक है, जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कहीं पे पूरे भारतवर्ष में कहीं आप देखते होंगे सूखा पड़ रहा है, कहीं अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, कहीं पे बहुत ही कम हो रही है। तो हर जगह अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग अपना वो वातावरण है, जलवायु है, अलग अलग तरीके से वर्षा होती है, कभी कहीं ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी आपका बाढ़ आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे दूरगामी परिणाम निकालने चाहिए जिससे जल का संरक्षण हो सके, हार्वेस्टिंग आपका हो सके और उसका उपयोग आप दूसरे स्थानों पे कर सकते हैं। मान लीजिए पानी को कहीं इकट्ठा कर लिया, कोई तालाब बना दिए तो क्या अगर उस तालाब का सिंचाई मतलब बारिश नहीं उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर इसको देखा जाए दूरगामी परिणाम के अगर हिसाब से देखा जाता है तो आपके आने वाली भविष्य पीढ़ी की जो अगली पीढ़ी होगी उसके लिए आपको जल बचाने की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप देखते होंगे पहले जो वाटर लेवल था कितना ऊपर था प्रेजेंट टाइम में। आप प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे आप पहले 10 फुट 15 फुट 20 फुट खोद देते थे, पानी आ जाता था पृथ्वी से। पर अब क्या करते हैं कि 2-2 300 फुट अब बोरिंग करते हैं सबमर्सिबल का, तब जाके पानी निकलता है। वो भी शुद्ध पानी नहीं होता है, ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बल्क जल की संरक्षण करने की आवश्यकता है। अगर हम जल को संरक्षित करते हैं, अगर तालाब बना के रखते हैं तो हम क्या करते हैं जो हमारे रिजर्वायर होते हैं, जो हमारा जो नीचे का जल स्तर होता है वो क्या करता है इंक्रीज होता है, उसका वाटर लेवल बढ़ता है। मान लीजिए तालाब में रख दिया तो धीरे से धीरे क्या होता है आपका प्रेसिपिटेट होकर के नीचे वो क्या जा करके वो धीरे धीरे वो क्या होता है कि नीचे वाला जो जितने वाटर लेवल होते हैं उसको रिचार्ज कर देता है और पुनः वाटर लेवल होता है वो मेंटेन होता है। इस प्रकार से आपको जल का संरक्षण करना अनिवार्य है और आप जल का संरक्षण करने के लिए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। प्रश्न नंबर 7, तालाब, नदी तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के लिए उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे तालाब, नदी तथा शहरों के अपशिष्ट प्रदूषित जल के प्रदूषण कम करने तथा शुद्ध करने के उपाय निम्न हैं। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्र में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं, तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद जैसे कि हौजों यानी कच्छ से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी रोगाणु, अन्य सूक्ष्म जीव एवं जैविक वर्ज्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में विद्यमान होती हैं, अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवयवी बहाव आवरण में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम यानी कि रिएक्टर है। इसमें अवयवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं।
इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन यानी CH4 बाहर निकलती है, जिसको सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रित टैंक में भेजा जाता है, जहाँ एक जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैवर्त्य का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार द्वितीय उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है, इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण यानी कि तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों व जीवों को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तलछटनीकरण, बालू छत्रक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में किया जा सकता है। तो आपने देखा किस प्रकार से हम प्रदूषित जल को शुद्ध करके उसको उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से आप भी अपने आसपास के, अगर मान लीजिए कोई औद्योगिक कूड़े करकट बाहर नदियों में, समुद्र में, या जो भी आपके वाटर लेवल है वाटर में, तो उसको इस प्रकार से आप अवेयर करिए कि इस प्रकार से संयंत्र लगाएं और पानी को शुद्ध करें, जिसका इस्तेमाल और जगहों पे हो सके, जिससे हमारी मछलियाँ मरेंगी नहीं और प्रदूषित नहीं होगा और हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। जो टर्टल्स होते हैं वो भी हमारे अच्छे खूब खासे पले और बढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।